Hello, aspirants, and welcome to the our initiative India this week. In the next lecture, here we are going to discuss multiple articles which were there in the news for the importance of prelims as well as mains. हम prelims और mains के perspective से दोनों से जो भी important articles हैं आज वो आपके लिए लेकर आए हैं. तो बिना ज़्यादा समय वेस्ट करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला आर्टिकल है इंडिया साइंस ट्रेड पैक्ट विद ओमान फॉर ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट्स. आपने अगर पिछले लेक्चर्स देखे हों तो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें हमने इंडिया और ओमान के बीच का जो रिलेशन है इंटरनेशनल रिलेशंस के टर्म्स में वो समझा था कि इंडिया और ओमान के रिलेशंस क्या हैं, बायलैटरल टाइज क्या हैं, किन पिलर्स में हम और ओमान डील करते हैं. ओके, उसमें से एक इंपॉर्टेंट जो पिलर था वो था ट्रेड. तो अभी हाल ही में इंडिया और ओमान के बीच एक ट्रेड डील साइन हुई है. इंडिया और दूसरी तरफ है ओमान. ओके, यहां पर फ्री ट्रेड के लिए एक डील साइन हुई है. बेसिकली देखो, ये जो टर्म है सीईपीए सेपा जिसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. ठीक है, क्या होता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है पूर्ण रूप से, होलिस्टिकली. ओके, सब कुछ मिलाकर. इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड जो भी है उसे पूरे रूप से हम पार्टनरशिप करेंगे दो कंट्रीज के बीच में. तो यहां पर इंडिया और ओमान के बीच में एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, एक तरह का समझौता हुआ है रिलेटेड विद ट्रेड. ओके, तो यहां पर अगर हम देखें तो थर्सडे को इंडिया और ओमान ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके थ्रू क्या होगा, इंडिया और ओमान के बीच में फ्री ट्रेड होगा. ओके, फ्री ट्रेड होगा, ड्यूटी फ्री ट्रेड होगा. अब ये ड्यूटी फ्री ट्रेड क्या होता है इसको समझते हैं. सपोज यहां पर है ओमान. ओके, और यहां पर है हमारा कंट्री इंडिया. इंडिया की लोकेशन हम सब जानते हैं. अगर हम ओमान की बात करें तो ओमान हमें पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. ज्योग्राफी में जो हम स्ट्रेट्स पढ़ते हैं, स्ट्रेट्स वो वाटर बॉडीज होती हैं जो दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन कर रही होती हैं. तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है यहां ओमान लाई करता है और ये ज्वाइन करता है पर्शियन गल्फ को. पर्शियन गल्फ जो है ओके, उसे जोड़ता है ये गल्फ ऑफ ओमान के साथ. ओके, एक तरफ पर्शियन गल्फ है, अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से ओमान पड़ता है. यहां पर यमन है और यहां पर ओमान है. ओके, यमन और ओमान है. यहां पर आपका पर्शियन गल्फ होता है, ये लैंड मास है, और यहां पर है आपका गल्फ ऑफ ओमान. तो ये गल्फ और इस यहां पर ये जो स्ट्रेट है, ये जो पार्ट है जो कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ रहा है, इस स्ट्रेट को हमने नाम दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज. ओके, याद रखिएगा ओमान एक ऐसी कंट्री है, वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा कहते हैं. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा जहां से पास होती है, तो ओमान से ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है. ओके, इंडिया से भी पास होता है. अब ड्यूटी फ्री ट्रेड क्या होती है अगर वो हम समझें. यहां से इंडिया ने कोई सामान अपना यहां मैन्युफैक्चर हुआ, किसी मैन्युफैक्चरर ने, फॉर एग्जांपल यहां की एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया. ओके, फॉर एग्जांपल एक पेंसिल बॉक्स बनाया, और वो पेंसिल बॉक्स यहां जाकर यहां से सपोज 50 रुपए का वो पेंसिल बॉक्स बना. ओके, यहां गया ओमान की सीमा पर. अब यहां पर ये 50 रुपए का जो पेंसिल बॉक्स है इस पर टैरिफ लगेगा. ओके, ये टैरिफ लगेगा, और सपोज ओमान की सरकार इस पर टैरिफ लगाती है 20 रुपए का. ओके, कुछ परसेंट का टैरिफ लगाते हैं. लेट्स कैलकुलेशंस की ईज के लिए इसे ऐसे समझते हैं. सपोज 100 रुपीज का ये है. ओके, यहां पर 100 रुपीज का पेंसिल बॉक्स है, टैरिफ लगाया 20% का, तो यहां पर 120 रुपए का ओमान के मार्केट में ये पेंसिल बॉक्स 120 रुपए का बिकेगा. यहां पर ड्यूटी फ्री ट्रेड का मतलब है कि ये जो टैरिफ लग रहा है इसे हटा दिया जाएगा. ओके, इससे क्या होगा, 100 रुपीज का जो सामान यहां बना वो 100 रुपीज का ही ओमान के मार्केट में बिकेगा. सेम अप्लाइज
वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर यहाँ ओमान के किसी ट्रेडर ने कुछ बनाया है और वो इंडिया आ रहा है तो वहां पर भी इंडिया भी उस पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा। दिस इज नोन एज ड्यूटी फ्री ट्रेड। इसे ड्यूटी फ्री ट्रेड कहते हैं जहां पर टैरिफ नहीं लगता है। हो सकता आपको ये चीज समझ में आई हो। ओके, आई होप कि इंडिया और ओमान के बीच में ड्यूटी फ्री ट्रेड का हमने जो है उसको साइन कर लिया है। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखिएगा, ओमान की जो कैपिटल है दैट इज मस्कट। मस्कट कैपिटल है। ओके, इंडिया ओमान की कैपिटल है मस्कट। अगर आप यहां दोबारा देखेंगे, ओके, अगर इस फोटो में देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड सुल्तान ऑफ ओमान हैथम बिन तारिक ओवरसीइंग द साइनिंग ऑफ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साइनिंग ऑफ एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन मस्कट। ओके, मस्कट जो कैपिटल है ओमान की, वहां पर ये ट्रेड डील साइन हुई है। ओके, ट्रेड डील साइन हुई है यहां पर इंडिया और ओमान के बीच में। ओके, और समझने वाली बात एक और है कि इंडिया बेसिकली ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर क्यों रहा है। ओके, इसका बैकड्रॉप क्या है उसे अगर हम समझें तो आप सभी को पता है अभी हाल ही में यूएसए ने दुनिया भर में टैरिफ्स लगाए थे। ओके, यूएसए ने दुनिया भर में टैरिफ्स लगाए थे और हम इंडिया एज अ कंट्री यूएसए से काफी ज्यादा ट्रेड करता है। तो इस टैरिफ वाली कंडीशन से बचने के लिए हम अपने ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं कि इस तरह की सिचुएशन अगर क्रिएट होती है इन फ्यूचर तो हमारे ट्रेड पर, हमारी इकोनॉमी पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन का। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफाई मतलब बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे विकल्प अपने पास रख लेना। ओके, हमारा जो ट्रेड है, जो व्यापार होता है, उसके हमारे पास कई सारे विकल्प हो जाएंगे, ट्रेड डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहला हम ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन के टर्म्स में ये इंपॉर्टेंट हो जाती है डील जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है। ओके, दूसरी अगर हम बात करें, यहां पर सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने की बात करी गई है। सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने की बात करी गई है। ओके, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इज द मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स का मतलब है कि इंडिया कह रहा है, इंडिया के पास यूथ है बहुत सारा। ओके, वी हैव लॉट ऑफ पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। ओके, और हमारे यहाँ एक अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यूथ को ट्रांसफर करेंगे ओमान में फॉर मोबिलिटी ऑफ वर्कर, फॉर द अनस्किल्ड वर्क। ओके, जो लेबर वर्क है उसके लिए मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स होगी। यहाँ से वर्कर्स जाएंगे और ओमान में वर्कफोर्स की तरह काम करेंगे, एंश्योरिंग कि यहाँ पर यूथ का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। ऐसा ना हो कि वो वहाँ जा रहे हैं और उन्हें वॉर में ढकेल दिया जाए या कोई इलीगल एक्टिविटी कराई जाए। उसको मद्देनजर रखते हुए मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स भी इस जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसमें भी शामिल है। सर्विस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए हमने ये यहाँ पर किया है। अब इससे क्या होगा, इससे अगर हम समझें, जो हम ट्रेड डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन इन द बैकड्रॉप ऑफ यूएसए टैरिफ, जो यूएसए हम पे टैरिफ लगा रहा है, उस जैसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए हम अपने व्यापार के बहुत सारे विकल्प देख रहे हैं। उसी विकल्प के चलते हमने ओमान से भी एक फ्री ट्रेड, ड्यूटी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, फ्री ट्रेड, जिसमें हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। ओके, इसमें दूसरा पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स। ओके, मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, यहां से हम वर्कर्स को भेजेंगे, मैनुअल लेबर को, अनस्किल्ड वर्कफोर्स को भेजेंगे, और यहां से क्या होगा, जब वो वहां काम करेंगे उनको सैलरी मिलेगी और वो कुछ अमाउंट इंडिया में भेजेंगे, तो हमारे रेमिटांसेस में बढ़ोतरी होगी। जो हमारे रेमिटांसेस आते हैं, रेमिटांसेस क्या होते हैं, रेमिटांसेस वो अमाउंट होता है, सपोज मैं अगर किसी बाहर फॉरेन कंट्री में जाके काम करता हूं और मुझे जो भी सैलरी मिलती है मैं उसका कुछ अमाउंट अपने घर पर भेजता हूं, अपने देश भेजता हूं, तो वहां से क्या होता है, मैं जो अमाउंट भेजता हूं वो वहां की करेंसी में भेजूंगा। सपोज मैं यूएसए में काम कर रहा हूं तो मैं यूएसए जो डॉलर है उसको मैं इंडिया भेजूंगा, तो वहां से जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व में रेमिटांसेस काउंट होते हैं, तो ये रेमिटांसेस की भी बढ़ोतरी होगी। ओके, जो वर्कर्स है वो इंडिया पैसा भेजेंगे, जो वहां की करेंसी है उस करेंसी में पैसा भेजा जाएगा, और रेमिटांसेस जो हमारे रिजर्व्स हैं उसमें भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ओके, और ड्यूटी फ्री ट्रेड जो हुआ है, ड्यूटी फ्री ट्रेड जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे क्या होगा, सपोज इससे क्या होगा, जो एक्सपोर्ट है,
जो यहां से हम मैन्युफैक्चर करके बाहर ओमान भेज रहे हैं, ओके, वहां पर जो भी प्रोडक्ट जाएगा उसकी लो प्राइस होगी। जब उस पर कोई टैरिफ नहीं लग रहा है, उस पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो उसकी प्राइस कम होगी। प्राइस कम होगी तो यहां पर उसकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। अगर उस चीज की, उस प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्राइस कम है क्योंकि उस पर कोई टैरिफ नहीं लगा है, वहां से उसकी डिमांड ज्यादा होगी। डिमांड ज्यादा होगी तो इंडियन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर जो है, उसकी तरफ डिमांड ज्यादा जाएगी, तो यहां भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगी। क्योंकि आप सब जानते हैं इंडिया जो है वो लेबर इंटेंसिव मैन्युफैक्चरिंग हब है। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब है, लेबर ज़्यादा है। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी चलाई जाती हैं। ओके, जैसे इस सेक्टर को बूस्ट करने के लिए एमएसएमई स्कीम, मुद्रा लोन स्कीम भी चलाई गई। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडिया के विद इन रहकर, जो इंडिया की यूथ है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जो प्रोडक्ट्स बना रही है, उनकी डिमांड ओवरसीज बढ़ेगी। ओके, तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि ये जो इंडिया और ओमान के बीच ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की जो डील साइन हुई है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हुआ है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। ओके, फॉर द ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडिया। होप दिस रिपोर्ट्स आपको समझ में आई हो। ओके, नेक्स्ट इज रिटायर्ड जजेस डोंट वांट टू सिट एज जूनियर एडहॉक जजेस सीजेआई। समझते हैं सबसे पहले क्या है। बेसिकली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 224A। ओके, आर्टिकल 224A आर्टिकल है हमारे संविधान का। 224A जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल क्या कहता है, ये अलाउ करता है, सपोज अगर किसी भी हाई कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारे केसेस हो गए हैं, या अभी स्टाफ जो है वो अंडर स्टाफ है, मतलब अभी केसेस की संख्या ज्यादा है और जो जजेस हैं उनकी संख्या कम है, तो केसेस की पेंडेंसी ज्यादा है या जजेस की संख्या कम है, उस केस में हमारे हाई कोर्ट में क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो भी रिटायर्ड जजेस हैं, उन रिटायर्ड जजेस को बुला सकते हैं ताकि वो हेल्प कर सके इन जजेस को निपटाने में, इन जजेस की सुनवाई में। ओके, तो आर्टिकल 224A कहता है अलाउइंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, इट अलाउज चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, ये जो हाई कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग हाई कोर्ट्स, उन हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस को अलाउ करता है टू अपॉइंट द रिटायर्ड जजेस। जो जजेस रिटायर हो चुके हैं उन जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए, ओके, रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब रीअपॉइंटमेंट के लिए अलाउ करता है यहां पर इसको। ओके, और क्या पर्पस होता है, टू क्लियर केस बैकलॉग्स। जो केस की पेंडेंसी है, बहुत सारे केसेस जमा हो गए हैं या जजेस की कमी है, उस केस में चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पास ये पावर है आर्टिकल 224A में, जहां से वो अपॉइंट कर सकते हैं रिटायर्ड जजेस को। इन जजेस को, जो ये जजेस रिटायर होकर आते हैं, इन्हीं जजेस को बोला जाता है एडहॉक जजेस। ओके, इनको क्या बोलते हैं, एडहॉक जजेस बोला जाता है, एडहॉक जज। एडहॉक का मतलब होता है टेम्परेरी। ओके, जो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी पीरियड के लिए, कुछ समय के लिए, नॉट परमानेंट, एडहॉक जजेस उन्हें अपॉइंट किया जाता है इस आर्टिकल 224A के तहत। ओके, अब यहां पर ऐसा नहीं है कि चीफ जस्टिस को के मन में आया उसे अपॉइंट कर लिया, यहां पर परमिशन लेनी होती है, कंसेंट लेना होता है। तो यहां पर दो लोगों का कंसेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, इनको एडहॉक जजेस कहते हैं, ये याद रखिएगा। ओके, और इन जजेस को अपॉइंट करने के लिए कंसेंट लिया जाता है। सबसे पहला कंसेंट लिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो राष्ट्रपति जी हैं उनका प्रेसिडेंट, उनका कंसेंट, एंड द रिटायर्ड जज, जो जिस जज रिटायर्ड जज को बुलाया जा रहा है उस जज का कंसेंट भी लिया जाता है देमसेल्व्स। ओके, इनका टेन्योर, इनकी सर्विस कंडीशंस, इनकी सैलरीज और अलाउंसेस डिसाइड होती हैं
प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं इनका टेन्योर क्या होगा, इनकी सर्विस कंडीशन क्या होगी, इनके अलाउंसेस क्या होंगे, ये सब प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, और इन जजेस को बोला जाता है एडहॉक जजेस। तो यहाँ पर अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक रिमार्क दिया है कि रिटायर्ड जजेस डोंट वांट टू सिट एज जूनियर एडहॉक जजेस। अब बेसिकली रिटायर्ड जज जो होते हैं वो जब रीअपॉइंट किए जाते हैं एज एडहॉक जजेस, उन्हें बुलाया जाता है, तो क्या होता है जो उनके जूनियर होते हैं उनके अंडर उन्हें काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये जो कारण है एम्बेरसमेंट, वो एम्बेरस्ड फील करते हैं, थोड़ी शर्म महसूस होती है उन्हें उन अपने जूनियर्स के नीचे काम करने में, जिसकी वजह से ये एडहॉक जजेस जो रिटायर्ड जजेस हैं दे आर अनविलिंग, वो इच्छा नहीं है उनकी एडहॉक जजेस के तौर पर आने की। ओके तो यहां पर बेसिकली हमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल 224, जो आर्टिकल 224 ए है वो क्यों है, उस आर्टिकल 224 ए का मतलब क्या है। ओके बाकी ये चीज हमें नहीं, बस इसका कारण आप जान लीजिए कि बेसिकली स्पेशली क्रिमिनल केसेस, मैसिव क्रिमिनल केसेस जो है उनकी पेंडेंसी को कम करने के लिए एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जा रहा था। और यहाँ पर सीजीआई का रिमार्क आया है कि ड्यू टू एम्बेरसमेंट, शर्म के कारण कि जो उनके जूनियर्स हैं उनके नीचे उन्हें काम करना पड़ रहा है, इस वजह से जजेस जो हैं वो अनविलिंग है, रिटायर्ड जजेस अनविलिंग है वापस यहाँ काम करने के लिए। ओके एज एन एडहॉक जज। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। ओके नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। दैट आर्टिकल रीड्स सुप्रीम कोर्ट कंसिडर्स पैसिव यूथनेशिया फॉर 31 ईयर ओल्ड। ओके यहां से सुप्रीम कोर्ट ने एक 31 ईयर ओल्ड व्यक्ति के लिए यूथनेशिया, पैसिव यूथनेशिया को पे चर्चा करने के लिए बुलाया है। तो हम यहां से समझते हैं कि यूथनेशिया क्या है। ओके यूथनेशिया एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके समझने के लिए, तो इसे समझते हैं। यूथनेशिया, ओके यूथनेशिया को हिंदी में कभी कभी इच्छा मृत्यु भी कह देते हैं, इच्छा मृत्यु। ओके इच्छा से जब हम मृत्यु स्वीकार करते हैं उस चीज को बोला जाता है यूथनेशिया। ओके इसको बोला जाता है मर्सी किलिंग भी बोला जाता है। क्या होता है कभी कभी सपोज किसी व्यक्ति की हालत बहुत ज्यादा खराब है, तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और वो व्यक्ति आर्टिफिशियल हेल्थ सपोर्ट पर है। फॉर आर्टिफिशियल हेल्थ सपोर्ट इस तरह से समझ सकते हैं, आपने कई बार सुना होगा कि XYZ व्यक्ति वेंटिलेटर पे है। वेंटिलेटर पे मतलब ऑक्सीजन चढ़ रही है, तो आर्टिफिशियली उसको अभी जिंदा रखा गया है। जैसे ही उसे वेंटिलेटर से हटाया जाएगा, वो ऑक्सीजन हटाई जाएगी, उस व्यक्ति की मृत्यु होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ओके इसी चीज को बोला जाता है अगर उस सपोर्ट सिस्टम को हटा देना और वो व्यक्ति हमें पता है कि वो मर जाएगा, उस चीज को यूथनेशिया बोला जाता है। अब ये यूथनेशिया जो है, मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु, ये दो तरह की होती है। ये यूथनेशिया जो होता है, इच्छा मृत्यु, ये दो तरह का होता है। पहला होता है एक्टिव यूथनेशिया, पहला होता है एक्टिव यूथनेशिया और दूसरा होता है पैसिव यूथनेशिया। ओके तो अभी हमने आर्टिकल में क्या देखा, कौन सा तरह का यूथनेशिया की बात चल रही है, पैसिव यूथनेशिया की बात चल रही है। एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है, जिसमें हम जानबूझकर कोई व्यक्ति मरना पसंद करे। फॉर एग्जांपल कोई हेल्दी व्यक्ति है और लेट्स सपोज उसका मन नहीं कर रहा जीने का, ओके वो सुसाइड करना चाहता है, तो वो डॉक्टर के पास जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा इंजेक्शन लगा दो, कोई ऐसे जहर का इंजेक्शन लगा दो ताकि मैं मर जाऊं। इस चीज को बोला जाता है एक्टिव यूथनेशिया। ये इंडिया में अलाउड नहीं है। ओके याद रखना, ये इंडिया में अलाउड नहीं है। एक्टिव यूथनेशिया का मतलब होता है गिविंग लीथल ड्रग, कोई जानलेवा ड्रग किसी व्यक्ति को दिया जाए टू एंड लाइफ, उसकी लाइफ खत्म करने के लिए, और दिस इज नॉट अलाउड इन इंडिया। इंडिया में ये चीज अलाउड नहीं है। ओके भारत में एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है। पैसिव यूथनेशिया अलाउड है इंडिया में अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत कम केसेस में पैसिव यूथनेशिया अलाउड है। ओके तो यहां लिखेंगे अलाउड इन इंडिया अंडर सर्टेन कुछ स्पेशल जगहों पर, स्पेशल कंडीशंस में ओके इसको अलाउ किया जाता है, पैसिव अलाउड इन इंडिया। ओके अब यहां पर क्या होता है कि हमें पता है पैसिव यूथनेशिया में हमें पता है कि जो व्यक्ति है वो आर्टिफिशियल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम पर है, तो यहां पर विड्रॉवल ऑफ
आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम, उस आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम को बंद कर दिया जाता है। और देखा जाता है इन केसेस में, स्पेशल उन केसेस में जहां पर देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति इस आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम के बगैर जिंदा नहीं रह सकता और उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा दर्दनाक है कि उसको इस कंडीशन में नहीं छोड़ा जा सकता। सपोज कोई व्यक्ति अनबियरेबल पेन से गुजर रहा है, बहुत दर्द से, बहुत पीड़ा से गुजर रहा है और आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम पर है, ओके, उस केसेस में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, अगर यूथनेशिया की मांग करी जाती है उस व्यक्ति के द्वारा या उसकी फैमिली के द्वारा, तो इस चीज को हम कोर्ट से परमिशन लेकर पैसिव यूथनेशिया इंडिया में कुछ केसेस में अलाउड हो जाता है। ओके, लाइफ सपोर्ट को, आर्टिफिशियल जो लाइफ सपोर्ट है उसे यहां से हटा दिया जाता है। अब हमें समझना है कि ये जो यूथनेशिया की जो कॉन्सेप्ट है ये इंडिया में कुछ केसेस के द्वारा इवॉल्व हुई है। ठीक है, ऐसे ही यूथनेशिया नहीं आ गया। कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं दुनिया में जहां पर एक्टिव यूथनेशिया अलाउड है, वेरी फ्यू कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में पैसिव यूथनेशिया ही अलाउड है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया में भी पैसिव यूथनेशिया कुछ सर्कमस्टांसेस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में अलाउड है। तो बेसिकली सबसे पहला एक पी राथिनम केस हुआ था। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली समझना। पी रत्नम केस हुआ था, इसमें बेसिकली कहा गया था कि राइट टू लाइफ जो है ये इंक्लूड करता है राइट टू डाई। अगर मेरे पास जीने का अधिकार है तो मेरे पास मरने का भी अधिकार होना चाहिए। ये इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया था कि राइट टू लाइफ अगर आपके पास है, राइट टू लाइफ जैसा हम जानते हैं आर्टिकल 21 में, तो उसमें राइट टू डाई भी होना चाहिए कि अगर मेरी इच्छा है, मैं मरना चाहता हूं। ओके, बेसिकली था क्या, जो हमारा इंडियन पीनल कोड था, कुछ पुराना इंडियन पीनल कोड, उसमें एक सेक्शन था जिसमें कहा जाता है अगर आप अटेम्प्ट टू सुसाइड करते हैं, अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ओके, उसके लिए आपको सजा दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कहा गया था राइट टू लाइफ, राइट टू डाई भी है, तो वहां से उसे डीक्रिमिनलाइज करने की बात करी गई थी पी रथिनम केस में। इसके बाद ज्ञान कौर केस होता है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बदल लिया था और यहां कहा था कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। राइट टू लाइफ का मतलब राइट, मरने का अधिकार नहीं होता है, उसमें आपके पास मरने का अधिकार नहीं है। यहां पर रिपीट कर दिया था। इसके बाद अरुणा शॉनबोक केस हुआ था एक। अरुणा शॉनबॉक केस हुआ था 2011 में, 2011 में अरुणा शॉनबॉक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया को अलाउ कर दिया था। कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस में पैसिव यूथनेशिया को यहां से अलाउ कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं 3 केसेस हैं। सबसे पहले पी रत्नम केस जिसमें बोला गया था राइट टू लाइफ में राइट टू डाई भी इंक्लूडेड है। ज्ञान कौर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दोबारा पलट दिया था, कहा था राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूडेड नहीं है। फिर अरुणा शॉनबॉक केस हुआ 2011 का। अरुणा शॉनबॉक केस में अलाउ कर दिया गया था पैसिव यूथनेशिया अलाउड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्कमस्टांसेस में पैसिव यूथनेशिया अलाउ किया गया था। ओके, इसके बाद आपका आता है कॉमन कॉज केस। कॉमन कॉज केस आता है आपका, ये अरुणा शॉनबॉक केस के बाद हुआ था 2018 में। ओके, 2018 में। अभी हमने देखा पिछले उसमें क्या कहा गया था कि जो पैसिव यूथनेशिया है उसे अलाउ कर दिया गया था। अब यहां पर पैसिव यूथनेशिया को अलाउ करने के साथ बोला गया था कि जो राइट टू डाई है, राइट टू डाई विद डिग्निटी होना चाहिए, राइट टू डाई विद डिग्निटी, इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था अंडर आर्टिकल 21। ओके, अंडर आर्टिकल 21 राइट टू डाई विद डिग्निटी, ओके, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ साथ राइट टू डाई विद डिग्निटी भी एक्सेप्ट कर लिया गया था। ओके, एज अ फंडामेंटल राइट, यहां पर फंडामेंटल राइट इसे अप्रूवल मिल गया था। ओके, राइट टू डाई को। और इसके बाद हाल ही में कॉमन कॉज केस 2023 हुआ था जिसमें पैसिव यूथनेशिया की गाइडलाइंस दी गई थी। ओके,
2023 में कॉमन कॉज केस 2023 में पैसिव यूथनेशिया पर कुछ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने जारी करी थी कि यूथनेशिया होना चाहिए, तो जो पैसिव यूथनेशिया है उसका प्रोसेस क्या होगा। ओके, तो ये था यूथनेशिया के रिलेटेड। सो सुप्रीम कोर्ट ने पैसिव यूथनेशिया कंसिडर किया है 31 ईयर ओल्ड पर्सन के लिए। ऐसा व्यक्ति है जो 13 साल से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे, आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं, अब उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि काफ़ी सैड है और हम उस व्यक्ति को इस कंडीशन में, जिस पीड़ा में वो व्यक्ति हैं, उस कंडीशन में उन्हें छोड़ भी नहीं सकते हैं। तो यहाँ पर उनके फैमिली मेम्बर से बात करी जा रही है। तो ये हमने पूरी कहानी समझी यूथनेशिया से रिलेटेड, यूथनेशिया कैसा है। ओके, next in the row is 900 million people will have diabetes by 2050, strong steps needed to slow progression। जैसा कि आप जानते हैं 15 अगस्त की स्पीच में भी पीएम मोदी जी ने ओबेसिटी से रिलेटेड बात कही थी, और हमने प्रीवियस कुछ क्लासेस में भी ओबेसिटी से रिलेटेड कुछ ड्रग्स की बात करी गई है। अगर आपको वो ड्रग का नाम याद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। ओके, विदाउट सीइंग इट, देखना नहीं है आपको। अगर आपको उन ड्रग्स का नाम याद है और एक ड्रग उसके बाद जिसको इंडिया में परमिशन मिल गई थी डायबिटीज़ के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के लिए, अगर आपको उस दवाई का नाम याद है देन प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। लेट्स सी आप लोगों को कितना याद रहता है। आप अपनी मेमोरी टेस्ट कीजिए। ओके, और इसी के चलते, डायबिटीज़ के चलते बेसिकली अभी हुआ क्या है, हाल ही में एक सर्वे, एक आर्टिकल छपा है, बेसिकली एक जर्नल है। अगर हम बात करते हैं एक जर्नल है। जर्नल क्या होता है, जहां पर बहुत सारे आर्टिकल जो रिसर्च कर रहे होते लोग हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे पीएचडी स्कॉलर्स हो, जो भी लोग रिसर्च करते हैं वो अपनी रिसर्च इन जर्नल्स में भेजते हैं। जर्नल फिर उन्हें सेलेक्ट करती हैं और जर्नल्स में वो आर्टिकल पब्लिश होते हैं, वो रिसर्च पब्लिश होती है। तो यहाँ पर एक जर्नल है जिस जर्नल का नाम है लैंसेट डायबिटीज। लैंसेट डायबिटीज, ओके, लैंसेट डायबिटीज एंडोक्रिनल 2025। आप देखेंगे लैंसेट डायबिटीज एंडोक्रिनल 2025 ये जर्नल है। इसमें डेटा दिया जाता है, इन्होंने पब्लिश किया है। इन्होंने बेसिकली यहाँ कहा है, इस जर्नल के अंदर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है उसमें कहा है कि 2050 तक जो वर्ल्ड के जो टॉप 2 कंट्रीज होंगे डायबिटीज से, जिनमें 900 मिलियन पीपल डायबिटिक होंगे, सबसे पहले नंबर पे होगा चाइना और उसके बाद होगा इंडिया। और इसमें एक और बात करी गई है, इंडिया में भी जो इम्पैक्ट देखा जाएगा वो अर्बन लोगों में कई ज्यादा होगा देन द रूरल पीपल। जो शहरी लोग हैं उनमें ये ट्रेंड बहुत ज्यादा देखा जाएगा रूरल के कंपैरिजन में। तो यहां पर जैसे अगर हम देखें इस आर्टिकल में, तो यहां पर क्या कहा गया है, 2024 में जो लोग थे 400 मिलियन लोग थे। ओके, जो लोग डायबिटिक थे 400 मिलियन पीपल अर्बन एरिया में, शहरों में 400 मिलियन पीपल डायबिटीज थे और रूरल में 189 मिलियन लोग डायबिटीज थे। और ऑथर्स ने कहा है कि 2050 में, 2050 आते आते अर्बन में 2024 और 2050, अगर हम अर्बन की बात करें 2024 में 400 मिलियन लोग डायबिटिक पेशेंट थे और उनका नंबर बताया जा रहा है अर्बन में 655 हो जाएगा। ओके, और अगर हम ये बात करें रूरल सोसाइटी की, रूरल सोसाइटी में अगर 2024 में 189 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं तो यहां पर 198 मिलियन होंगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इसका मेजर कॉज बताया जा रहा है लाइफस्टाइल। ओके, जो लाइफस्टाइल, इसे डायबिटीज को लाइफस्टाइल डिजीज भी कहा जाता है। ओके, तो यहां पर बताया गया है कि जो 20 से लेकर 79 ईयर्स तक के एज के जो लोग हैं उनमें डायबिटीज का खतरा सबसे ज्यादा देखा गया है। इंडियन डायबिटिक रिसर्च फाउंडेशन में कहा गया है कि इस तरह का न्यूज़ बेसिकली हमें जागरूक करती है, जनता तक पहुंचाना बहुत ज्यादा जरूरी है टू क्रिएट अवेयरनेस कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है, सबसे ज्यादा मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, उनमें डायबिटीज का खतरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, स्पेशली अगर आप अर्बन सेंटर्स में रहते हैं, इफ यू आर लिविंग इन एन अर्बन एरिया। ओके, आप लोग को एक्सरसाइज, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो,
ओके, आई एम नॉट डिफरेंट फ्रॉम यू गाइस। ओके, हम सबको क्या करना है, हम सबको अपनी एक्सरसाइज और अपनी डाइट पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओके, एक्सरसाइज और डाइट पर ध्यान ज़्यादा देना है। अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ का फिनोमेना क्या होता है, डायबिटीज़ कैसे होती है, कितने तरह की डायबिटीज़ होती है, तो उस चीज़ को अगर हम समझे तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन होता है पेनक्रियाज। ओके, पेनक्रियाज ये ऑर्गन होता है, ग्लैंड होता है बेसिकली। ये पेनक्रियाज इंसुलिन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। ओके, इट रिलीजेज अ हार्मोन नोन एज इंसुलिन। अब भाई ये हार्मोन जो इंसुलिन हार्मोन है, इसका काम क्या है? इस इंसुलिन हार्मोन का काम है, सपोज हम कुछ खाना खाते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं उसमें उस खाने से ग्लूकोज रिलीज होता है, उस खाने से ग्लूकोज रिलीज होता है, तो उसी ग्लूकोज को इट हेल्प्स पुटिंग ग्लूकोज ऑफ ब्लड, जो हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज आ गया है उस ग्लूकोज को हमारे सेल्स में पहुंचाना। ओके, आपने सुना होगा माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, आपने ये सुना होगा कि जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसका फंक्शन होता है, वो एनर्जी पावर हाउस होता है, वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और उसको एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ इनपुट चाहिए। वो इनपुट कहां से आ रहा है? वो इनपुट ग्लूकोज से आ रहा है। और कैसे जा रहा है वो ग्लूकोज सेल तक? माइटोकॉन्ड्रिया तक वो ग्लूकोज पहुंच रहा है इंसुलिन हार्मोन के द्वारा। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हेल्प करता है जो ग्लूकोज हमारे ब्लड में है उस ब्लड को, ब्लड से सेल में उस ग्लूकोज को पहुंचाने में। ओके, ये एक फंक्शन है। ओके, और ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रखता है। तो आपने देखा, यहां से ये कहानी क्लियर हुई। जो इंसुलिन हार्मोन है हमारी बॉडी का, इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, ये सपोज ब्लड बह रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा ब्लड बह रहा है। ओके, ये हमारी बॉडी के सेल्स हैं। तो यहां से क्या होगा? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो इस ग्लूकोज को इस सेल में डालने का, पुट करने का काम करता है। ओके, ये काम होता है इंसुलिन का। अगर ये काम बिगड़ जाए तो बेसिकली हमारे ब्लड शुगर का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो ब्लड शुगर है वो उसको कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। अगर नहीं करेगा तो हमारी ब्लड शुगर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ओके, ये होता है इंसुलिन का काम। जब इंसुलिन काम नहीं, जब हमारी बॉडी इंसुलिन या तो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या उसकी कैपेसिटी खत्म हो गई इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको। ठीक है, तो इस बेसिस पर जो डायबिटीज है वो बेसिकली फिलहाल दो तरह की हम डायबिटीज देखते हैं। आपने भी सुना होगा, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज, एक होती है टाइप 2 डायबिटीज। ओके, पहली होती है दिस इज ऑटो इम्यून। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है? जब हमारी बॉडी के सेल्स अपनी ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी के सेल्स एक दूसरे, हमारी ही बॉडी के नॉर्मल सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, तब उसे बोला जाता है ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून हो जाना। तो जब ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले सेल हैं, जब उन्हीं को हमारे नॉर्मल सेल खाने लग जाएं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली बॉडी में इंसुलिन का जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमारी बॉडी का जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इंसुलिन ग्लूकोज सेल्स तक नहीं पहुंचेगा, जो ब्लड शुगर है वो बढ़ जाएगा और डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। ये होती है टाइप 1 डायबिटीज, ये ऑटो इम्यून डायबिटीज होती है। दूसरी जो डायबिटीज होती है, यहां पर बॉडी या तो रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट टू इंसुलिन, इंसुलिन को या तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, और इट स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग, या फिर इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पाती है। ओके, इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है या तो, या इंसुलिन को रेजिस्ट कर पाती है। ये जो कंडीशन है टाइप 2 वाली, ये बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल की वजह से होती है। तो ज्यादातर जो डायबिटीज हम अपने आसपास देखते हैं वो डायबिटीज कौन सी होती है? टाइप 2 वाली डायबिटीज होती है, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज है, जहां पर बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन नहीं बन पाता है। ओके, और ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन होती है, वो होती है टाइप 1 डायबिटीज। ओके, तो यहां से हमने सीखा टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। ओके, इसके अलावा रिसेंटली एक नई तरह की डायबिटीज चली है, दैट इज टाइप 5 डायबिटीज। टाइप 5 डायबिटीज न्यूली रिकॉग्नाइज्ड है, अभी हाल ही में इसे रिकॉग्नाइज किया गया है।
न्यूली रिकॉग्नाइज्ड डायबिटीज है टाइप 5 डायबिटीज। ओके, बेसिकली जो टाइप 5 डायबिटीज है वो क्या है, ये इसका सबसे प्रमुख कारण है माल न्यूट्रिशन, जो कुपोषण हो जाता है। कुपोषण सबसे बड़ा फैक्टर है। ओके, ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, अगर माल न्यूट्रिशन हो जाता है किसी व्यक्ति में, उसमें टाइप 5 डायबिटीज होने के चांसेस होते हैं। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषित हो जाता है जब व्यक्ति, उसे माल नरिश्ड बोलते हैं। ओके, माल न्यूट्रिशन, कुपोषण के कारण ये टाइप 5 डायबिटीज होती है। कुपोषण के कारण क्या होता है, इस कुपोषण के कारण जो हमारे पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स होते हैं वो नहीं बन पाते हैं। ओके, दे आर, जो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं हो पाते बॉडी में जब हमारे में माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो टाइप 5 डायबिटीज़ होती है। ओके, आपको समझ में आया होगा व्हाट इज टाइप 5 डायबिटीज़। डायबिटीज़ से लड़ने के लिए बहुत तरह के इनिशिएटिव्स चलाए हैं भारत सरकार ने। सबसे पहला जो CBSE, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है हमारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में एक स्कूल्स में एक प्रोग्राम चलाया है शुगर बोर्ड्स का। यहाँ जो CBSE के स्कूल्स हैं उनमें शुगर बोर्ड्स का एक प्रोग्राम चलता है। यहाँ पर बच्चों को इंफॉर्मेशन दी जाती है रिगार्डिंग डायबिटीज एंड व्हाट इज इंसुलिन। डायबिटीज के बारे में उन्हें बताया जाता है, उनको जागरूक किया जाता है खान पान के प्रति, कि वो खाना खा रहे हैं तो किस खाने में ज़्यादा शुगर होती है, किस खाने से इंसुलिन हमारा डिस्टर्ब हो सकता है, और हेल्दी लाइफ के प्रति प्रमोट किया जाता है। इसके बाद भारत सरकार का फिट इंडिया मूवमेंट है, खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट, इस तरह के मूवमेंट जो चलाए गए हैं। ओके, इस तरह के जो मूवमेंट है उससे फोकस किया जाता है कि जो डायबिटीज़ है उसे कम किया जाए। तो ये था डायबिटीज़ से रिलेटेड जो भी है। 2050 तक फोरकास्ट किया गया है इस जर्नल में कि चाइना टॉप पर रहेगा, इंडिया उसके बाद, इंडिया सेकंड नंबर पर रहेगा, उसके बाद थर्ड नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चौथे नंबर पर पाकिस्तान। ओके, तो यहाँ से हमने ये आर्टिकल्स देखे। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट इन द रो इज, आपने एक, अगर आप कभी कोलकाता गए हो या आपने कोलकाता की कोई मूवी देखी हो, ओके, उसमें इस तरह की ट्रेन आपने देखी होगी। ओके, इस तरह की ट्रेन आपने देखी होगी। इस ट्रेन को कहा जाता है ट्रैम। ट्रैम्स होती हैं ये। ओके, दीज आर ट्रैम्स। अब ये ट्रैम क्या है, ये एक इंडियन हेरिटेज है, बहुत पुरानी है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम्स। ओके, 1800 से ये ट्रैम्स कोलकाता में चल रही हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इन ट्रैम्स की, ये इको फ्रेंडली होती हैं। इको फ्रेंडली होती हैं, दे डू नॉट क्रिएट पोल्यूशन। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पॉल्यूशन नहीं कॉज करती है। जब ये पॉल्यूशन कॉज नहीं करती है तो दिस इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जहां पर हम एक और जो व्हीकल्स हैं, जैसा कि हमने पिछली क्लासेस में भी देखा कि किस तरह से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है व्हीकुलर एमिशन की वजह से, वहां पर जो ट्रैम्स हैं वो इको फ्रेंडली हैं, वो पोल्यूशन कॉज नहीं करती हैं, किसी तरह की हार्मफुल गैसेस रिलीज नहीं करती हैं। ओके, अब ये ट्रैम्स खतरे में हैं। ओके, रैपिडली डिटोरिएटिंग, ये ट्रैम्स जो हैं इनको लोग यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इनकी जो कंडीशन है वो क्राइसिस में आ चुकी है। ओके, ये 150 साल पुराना जो हमारा सिटी का सिस्टम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, वो एक्सटिंक्शन, विलुप्त होने की कगार पर है। तो इसी के चलते हुआ क्या है, अभी 2026 में इसी के चलते क्या इनिशिएटिव लिया गया है, 2026 में एक कैलेंडर पब्लिश होगा जिसमें इस जो ट्रैम है इसके रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स पुराने से लेकर अब तक यहाँ पर बताया गया है। अगर हम देखें 1996 से लेकर 2016 तक जो ट्रैम के कंडक्टर कैमरा से जो भी पिक्चर्स क्लिक करी गई हैं, उस थीम पर एक कैलेंडर पब्लिश किया जाएगा, ताकि ये जो हमारी 150 साल पुरानी विरासत है, लिविंग लीगेसी है इंडिया में। ओके, कोलकाता इज द ओनली कंट्री टू हैव ट्रैम्स। ओके, यहाँ पर इस चीज को बढ़ावा देने के लिए कैलेंडर पब्लिश किया गया है, और इस कैलेंडर में कोटेशंस लिखी जाएंगी जो हमारे लिटरेरी जाइंट्स हैं, जो विभूतियां हैं लिटरेचर की फील्ड में, साहित्य की फील्ड में, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब, टेनिस विलियम्स, सुनील गंगोपाध्याय, नारायण गंगोपाध्याय, शिवराम चक्रवर्ती, विभूति भूषण बंदोपाध्याय। ओके, इन सबकी जो लिटरेरी वर्क्स हैं, इन सबकी जो कोटेशंस हैं, काव्य रचनाएं हैं, वो भी इस कैलेंडर में मेंशन करी जाएंगी। ओके, यहां पर आप याद रखिएगा एक शब्द आता है ट्रैम यात्रा। ट्रैम यात्रा, ट्रैम यात्रा क्या है? ट्रैम यात्रा बेसिकली एक ट्रैम कार्निवल है, एक फेस्टिवल है, एक मेला है, मूविंग ट्रैम कार्निवल है, जो 1996 में स्टार्ट हुआ था। 1996 में
स्टार्ट किया गया था ट्रैम यात्रा नाम की। ये कार्निवल है जो ट्रैम से रिलेटेड कार्निवल है। ये स्टार्ट किया गया था 1996 में। मेलबर्न और कोलकाता के लोगों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था। ओके, और इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाए। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाए? प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले आपको ट्रैम यात्रा याद रखना है। ट्रैम यात्रा क्या है? क्यों? क्योंकि ये 150 साल पुरानी विरासत है और विलुप्त होने के कगार पर है। तो जो चीजें विलुप्त होने के कगार पर होती हैं वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये ट्रैम यात्रा आपको याद रखना है क्या है। मूविंग ट्रैम कार्निवल है जो 1996 में स्टार्ट हुआ था, जो कि और अभी हाल ही में 2026 में हम कैलेंडर पब्लिश करने जा रहे हैं। और इन सारे लिटरेरी जाइंट्स के नाम आप याद रखिए। हो सकता है आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने एनालाइज किए हो तो कभी कभी यूपीएससी में क्या होता है, कुछ लोगों का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये लोग हैं किस फील्ड से रिलेटेड हैं। तो याद रखिएगा वो आपको बोल सकते हैं टेनिस विलियम, सुनील गंगोपाध्याय, शिवराम चक्रवर्ती आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज से जुड़े हुए हैं। तो देयर कैन बी वन ऑप्शन कि ट्रैम कैलेंडर में जिनकी कोटेशंस या लिटरेरी, दे आर लिटरेरी राइटर्स, लिटरेरी जाइंट्स, इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं। ओके, अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जाम में। तो इसलिए ये एक यूनिक आर्टिकल आप लोगों के लिए ऐड किया गया है। ओके, नाउ वन लाइनर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीसीएस एग्जामिनेशन। पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए पर्सपेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल। क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? हाल ही में 30th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, 30वां 30th इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, केरला का एक फिल्म फेस्टिवल होता है। तो उसका जो 30वां प्रकरण है, 30th एडिशन जो हुआ है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला का, यहां पर एक फिल्म है जिसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। वो है टू सीजन्स, उस फिल्म का नाम है। ओके, यहां से देखेंगे, टू सीजन्स टू स्ट्रेंजर्स बेस्ट फिल्म जो मिली है। इसमें 30th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ केरला, इसमें जो 30वां प्रकरण हुआ है, इसमें बेस्ट फिल्म गई है टू सीजन्स टू स्ट्रेंजर्स। याद रखिएगा ये पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। टू सीजन्स टू स्ट्रेंजर्स नाम की फिल्म है। ओके, एक ड्रामा है और ये लिखा गया, ये जापानीज फिल्म मेकर हैं शो मियाके। ओके, बाय शो मियाके, और ये कहां के हैं? जापान के हैं। ओके, याद रखिएगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है टू सीजन टू स्ट्रेंजर्स बाय शो मियाके, जापान से। ओके, 30th एडिशन हुआ है। इनको गोल्डन क्रो फीजेंट मिला है, सुवर्ण चकोरम पुरस्कार। ओके, गोल्डन क्रो फीजेंट स्वर्ण चकोरम मिला है। ओके, आपने ये देखा होगा, ये चीज है। दूसरा है आपका इसमें रजत चकोरम जिन्हें मिला है, सिल्वर क्रो फीजेंट जिन्हें मिला है, वो बेस्ट डायरेक्टर फॉर द फिल्म बिफोर द बॉडी। ओके, जो पहला अवार्ड है जिसे स्वर्ण चकोरम बोलते हैं, गोल्डन क्रो फीजेंट, वो मिला है टू सीजन्स टू स्ट्रेंजर्स को, और सिल्वर क्रो फीजेंट, रजत चकोरम मिला है बिफोर द बॉडी को। ओके, यहां से ये चीजें हम याद रखेंगे। ओके, अब एक इनिशिएटिव आया है, ये आर्टिकल है इन स्पेस से रिलेटेड। ओके, इन स्पेस, सबसे पहले आपको याद रखना है ये इन स्पेस ये इन स्पेस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की एक ऑटोनॉमस एजेंसी है। ओके, किसके अंडर आती है इन स्पेस? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये बॉडी आती है, और ये बॉडी एक नया स्कीम लेकर आई है, जिस स्कीम का नाम रखा गया है अंतरिक्ष प्रयोगशाला। स्कीम आई है नई, नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, इसका नाम रखा गया है अंतरिक्ष प्रयोगशाला। ये जीएस पेपर्स में एज एन एग्जाम्पल
हम मेंशन कर सकते हैं, जिन्हें स्पेस लैब्स कहा जाता है। ओके, स्पेस लैब्स ये कुछ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इंस्टॉल करी जाएंगी अंतरिक्ष प्रयोगशाला जो है। ओके, यहां पर बताया गया है कि इस स्कीम में सिलेक्ट करी जाएंगी 7 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, 7 ऐसे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट किए जाएंगे जोन वाइज। ऐसा इंश्योर करा जाएगा कि हर जोन में एटलीस्ट एक अंतरिक्ष प्रयोगशाला हो, और इन स्पेस उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। ओके, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा। 75% जो टोटल कॉस्ट होगी प्रोजेक्ट कॉस्ट की, उसके ऊपर कैप लगाया गया है 5 करोड़ का। और इससे क्या होगा, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, इंडस्ट्री को ये लैब काफी ज्यादा हेल्प करेगी। ओके, तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमें टू राइट इन वेरियस जीएस पेपर्स। ओके, जीएस पेपर्स के लिए GS3 में आप इसे मेंशन कर सकते हैं। ओके, इन स्पेस किसके अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर कौन सी स्कीम चलाई जा रही है, अंतरिक्ष प्रयोगशाला, स्पेस लैब चलाई जा रही है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत संवेदनशील मुद्दे पर अपना दुख व्यक्त किया है और कहा है, कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, और ये है चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड। ओके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड, चाइल्ड ट्रैफिकिंग से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं। सबसे पहले जो हमें समझना है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एक जुर्म है जो गवर्न होता है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के थ्रू। ओके, कौन सा एक्ट इसे आता है, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट, इमोरल ट्रैफिक (1956). तो याद रखिएगा, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत एक आपराधिक जुर्म है। ओके, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दुख व्यक्त किया है कि ये एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव इशू है। ओके, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अगर आपने हाल ही में देखा हो तो एक डेली क्राइम नाम की एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी, जिसमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर, स्पेशली विमेन चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई गई थी सोसाइटी में। ओके, तो यहाँ पर कुछ बातें कही हैं सुप्रीम कोर्ट ने, हमने वो समझनी है क्या बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। तो आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 के तहत ट्रैफिकिंग जो है ये एक अपराध बन जाता है। तो यहां पर देखेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने डीपली डिस्टर्बिंग रियलिटी इसको कहा है कि ये एक ऐसी रियलिटी है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, जो माइनर्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, विमेन, चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज हों, जिनका ट्रैफिकिंग होता है। ओके, जो ट्रैफिक विक्टिम होता है, जिस व्यक्ति का ट्रैफिकिंग किया गया है, कभी कभार क्या होता है, वो बच्चे बोलते हैं कि ये चीज हुई, और कुछ समय बाद उनकी जो बयान होता है उसमें थोड़ी इनकंसिस्टेंसी देखी जाती है। वो एक तरफ कुछ और बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ और बोलते हैं, या एविडेंस मैच नहीं करते हैं, या उनके दो बयान आपस में मैच नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां कहा है कि इन जो बयान में इनकंसिस्टेंसी देखी जा रही है, इसे इस बिहाफ पर उनको इस केस को ना हटाया जाए। ओके, इनकंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि वो बच्चे हैं, दे आर माइनर, दे डोंट नो, और एक ट्रॉमा उनके दिमाग में बैठा हुआ है, जिसके चलते उनका जो सिर्फ उनका जो बयान है वो ही अपने आप में एक एविडेंस साबित हो जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर 5 गाइडलाइंस निकाली हैं। ओके, देयर आर 5 गाइडलाइंस विच सुप्रीम कोर्ट हैज कम अप विथ। जुडिशियल सेंसिटिविटी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, कोर्ट्स हैव बीन आस्क्ड टू बियर इन माइंड सेवरल की पॉइंट्स व्हाइल रिकॉर्डिंग द एविडेंस ऑफ माइनर ट्रैफिकिंग विक्टिम। जो माइनर ट्रैफिकिंग विक्टिम, इस जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो माइनर विक्टिम्स हैं, 18 साल से कम हैं, उनके जब एविडेंस लिखे जा रहे हैं, तब कोर्ट कौन कौन सी चीजें माइंड ध्यान रखे। सबसे पहले बात कही गई है, चाइल्ड सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल वल्नरेबिलिटी, स्पेशली इफ फ्रॉम अ मार्जिनलाइज्ड और बैकवर्ड कम्युनिटी। तो यहां पर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई हैं। इसमें पहली गाइडलाइन कही गई है कि बैकग्राउंड जो है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, सबसे पहले आपको सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड को मद्देनजर रखना है, जो विक्टिम है उसका।
ओके, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, स्पेशली इफ द पर्सन फॉल्स फ्रॉम मार्जिनल और बैकवर्ड कम्युनिटी। ओके, पहली गाइडलाइन ये है चाइल्ड का सोशो इकोनॉमिक और कल्चरल वल्नरेबिलिटी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क्स ऑपरेट थ्रू कॉम्प्लेक्स लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट ऑफन मिसलीड माइनर। विक्टिम शुड नॉट बी faulted for failure to protest promptly। ओके, यहां पर एक और बात कही गई है, जो दूसरा पॉइंट कहा गया है कि जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वाले लोग हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आपके यूपीएससी सिलेबस के जीएस पोर्शन में स्पेशली मेंशन किया गया है, तो याद रखिएगा काफी सारे पीवाईक्यूज हैं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से रिलेटेड। तो यहां कहा गया है कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये स्ट्रक्चर्ड लेयर्स में काम करते हैं, जिसकी वजह से ऑफन मिसलीडिंग द माइनर विक्टिम्स। जो माइनर विक्टिम्स हैं कभी कभी वो मिसलीड हो जाते हैं। ओके, ऑफन मिसलीडिंग द माइनर्स विक्टिम, उसकी वजह से हो जाते हैं। तो इसके कारण उन वो जो है वो फॉल्ट वो प्रॉम्प्टली उस चीज को प्रोटेस्ट नहीं कर पाते। इस चीज को मद्देनजर रखना है। इसके अलावा तीसरी जो गाइडलाइन आई है वो है जुडिशियल कंसिडरेशन ऑफ अ माइनर्स टेस्टिमनी मस्ट बी सेंसिटिव एंड अवॉइड सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन। इसके बाद कहा गया है सेकेंडरी शुड नॉट बी देयर, सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं होना है। इस चीज को इस तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है या एक बच्ची है जिसको ट्रैफिकिंग के थ्रू ले जाया गया। ओके, और सबसे पहले तो वो वहीं विक्टिमाइज हो गया। ओके, पहले विक्टिमाइज हो गया, तो जब उसका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, उस बयान को रिकॉर्ड करते वक्त उसकी सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रखना है। आपको इस तरह के प्रश्न नहीं पूछने हैं कि वो व्यक्ति जो विक्टिमाइज्ड माइनर है वो दोबारा से विक्टिमाइज हो जाए। सेकेंडरी विक्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो उस बच्चे का जो बयान है उसे सीरियसली लिया जाए। अ कन्विक्शन कैन रेस्ट ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम इफ इट इज क्रेडिबल एंड कन्विंसिंग। सोल टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम इज इनफ। चौथा पॉइंट कहा गया है सोल टेस्टिमनी इज इनफ इफ इट इज कन्विंसिंग। जो बयान है विक्टिम का वो अपने आप में पूर्ण एक एविडेंस है। अ ट्रैफिक्स विक्टिम टेस्टिमनी डिजर्व्स द सेम वेट एज दैट ऑफ एन इंजर्ड विटनेस। ओके, विक्टिम की टेस्टिमनी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी एक इंजर्ड विटनेस की टेस्टिमनी है। तो यहां से हमने ये चीज सीखी और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस रिलीज करी है। तो ये जीएस पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इन गाइडलाइंस को लिख सकते हैं। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। आई एम गिविंग यू 30 सेकेंड्स, नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और आइदर प्लीज नोट डाउन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्लीज नोट डाउन नोट ऑफ दिस, इसको प्लीज नोट डाउन करेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे चलेंगे और याद रखिएगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 23 जो है वो यही कहता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के खिलाफ बात करता है कि इमोरल ट्रैफिकिंग जो है वो गलत है। ओके, याद रखेंगे। दूसरी जो एक शॉर्ट आर्टिकल है जिसे एक बार समझ लेते हैं, ये है WHO की मीट हुई है। तो यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप याद रखेंगे। न्यू दिल्ली में ओके सेकंड WHO ग्लोबल समिट, ओके दूसरा WHO का ग्लोबल समिट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसे आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, इस तरह की योगा, नेचुरोपैथी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है, उसका सेकंड एडिशन WHO का ग्लोबल समिट हुई है। कहां हुई है? भारत मंडपम, न्यू दिल्ली। भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, यहां पर ये एक पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन एस्टैब्लिश किया गया है। ओके, ये आपने लिख लिया होगा। सबसे पहले सेकंड WHO ग्लोबल समिट ट्रेडिशनल मेडिसिन पे कहां पर हुई है? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुई है। ओके, इसके बाद जो चीज आपको याद रखनी है वो है WHO का ग्लोबल सेंटर ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये एस्टैब्लिश किया गया है। कहां पर एस्टैब्लिश किया गया है? जामनगर में। ओके, याद रखेंगे WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहां पर लिखा गया है? जामनगर में एस्टैब्लिश किया गया है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके बाद यहां पर बात करी गई है डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कि इस हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसे डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे कि AI बेस्ड टूल्स, रिसर्च इनोवेशन, इस तरह की चीजों के साथ उसे इंटीग्रेट
करेंगे। ओके, पहला दूसरा पॉइंट यहां पर, तीसरा आपका डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, और लास्ट जो पॉइंट इसमें याद रखना है वो यहां पर है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी एस्टैब्लिश करी गई है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। शॉर्ट आर्टिकल है, वन लाइनर क्वेश्चन है, पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ओके, और हो सकता है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, यूपीएससी मेंशन इन इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उस लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, आई थिंक दिस इज द लास्ट आर्टिकल ऑफ टुडे। ओके, एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल क्या कहता है? कॉर्पोरेट्स हैव फंडामेंटल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम, असर्ट सुप्रीम कोर्ट। अब यहां से आप एक बात समझिए, आपने सुना होगा सीएसआर एक्टिविटीज के बारे में। ओके, सीएसआर एक्टिविटीज क्या होती है? कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो कंपनीज हैं, उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी की तरफ। ओके, उनकी सोसाइटी की तरफ एक जिम्मेदारी होती है। तो वो जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं, जो भी उनका प्रॉफिट बन रहा है, उसका 2% खर्च करेंगे सोसाइटी के ऊपर। सपोज मैं एक कंपनी रन कर रहा हूं, तो मेरी एक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है एज अ कॉर्पोरेट, कि मेरा जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर 2% जो भी है, जो प्रॉफिट है उसका 2% मैं सोसाइटी के ऊपर स्पेंड करूं। ओके, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस जो सोसाइटी की डेफिनेशन है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, यहां पर सोसाइटी की डेफिनेशन में एनवायरमेंट को इंक्लूड किया गया है। ओके, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोसाइटी की डेफिनेशन में एनवायरमेंट को इंक्लूड किया गया है कि आपको एनवायरमेंट में भी स्पेंड करना है। क्यों कहा गया है? सबसे पहले और कहा गया है कि ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी है अंडर आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और बेसिकली ये किस बैकड्रॉप में आया है? बैकड्रॉप आया है यहां पर जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर आप एक बर्ड देख पा रहे होंगे। ये जो बर्ड है, ये बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, एक बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये IUCN के क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्टेटस में आती है, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 की स्पीशी है। ओके, इसका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली ये जो चिड़िया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इसका जो फ्रंट विजन होता है वो पुअर होता है। आग देखने की क्षमता जो होती है इस बर्ड की, ये वन ऑफ द हैवीएस्ट बर्ड, बहुत भारी चिड़ियाओं में से एक चिड़िया है, और जो पुअर फ्रंट विजन वाली होती है, जिसे आगे से नहीं दिखता है। ओके, तो ये क्या होता है, कभी कभी ओवरहेड जो वायर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स आते हैं, उनमें जाकर ये टकरा जाती है और इसकी मौत हो जाती है। हंटिंग भी एक कारण है जिसकी वजह से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो इसको बचाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन कहा है यहां सुप्रीम कोर्ट ने कि जो कंपनीज हैं, CSR करने वाली जो कंपनीज हैं, उनके लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है जिसे फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहां पर कहा गया है कि जो हमारा आर्टिकल 51A है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसका सब क्लॉज जी, वो कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। ओके, आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है, वो कहता है, वो ड्यूटी क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रीचर्स। इसको CSR जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें इंक्लूड करना कॉर्पोरेट्स की एक फंडामेंटल ड्यूटी बन जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड काफी सारे प्रीलिम्स में PYQs हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये चिड़िया जो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के पहले शेड्यूल में आती है। ओके, काफी ज्यादा इसके हैबिटेट को थ्रेटन किया गया है। ओके, और यहां पर पॉल्यूटर पेस प्रिंसिपल लगाया जाएगा कंपनी के द्वारा, कि कंपनीज जो पोल्यूशन करती हैं या जो भी एडवांसमेंट करती हैं, उसकी वजह से ये चिड़िया बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है। ओके, ये चिड़िया राजस्थान और गुजरात में मिलती है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ये चिड़िया इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्टेट बर्ड है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ओके, आपने फोटो देखी होगी। इसी चिड़िया को बोला जाता है सोन चिरैया। सोन चिरैया जो आपने सुना होगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ही नाम है सोन चिरैया, जिसे गुजरात और राजस्थान के इलाकों में सोन चिरैया कहा जाता है। तो ये वही सोन चिरैया है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो बहुत ज्यादा खतरे में है। ओके, यहां पर कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे इंटरप्रेटेड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और CSR टू इनहेरेंटली इंक्लूड
environment responsibility holding the legal person of a corporation has a fundamental duty to protect the environment as a key organ of society. Environment को society की definition में include किया गया है और उसमें भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पर. तो जो corporates हैं वो अपना जो profit sharing है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा इस चिड़िया के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्रोटेक्शन में रखेंगे. ओके, ये था आज का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस. होप आपको समझ में आया हो. अगर कोई भी क्वेरी है, हम अपने सेशंस को किसी तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए. उससे हमें फीडबैक मिलता है और हम अपने सेशंस को इंप्रूव कर सकते हैं. प्लीज़ डू नॉट शाय, शर्माना नहीं है. कमेंट सेक्शन में जस्ट टाइप इन जो भी दिक्कत आपको लग रही है, या कोई भी पॉजिटिव कमेंट देना चाहते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी दे सकते हैं. अगर आप कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं वीडियो में, इंप्रूवमेंट भी लिख सकते हैं. यू आर मोस्ट वेलकम. ओके, यहाँ पर हम फीडबैक के लिए ओपन हैं at our center. Please provide us feedback. Do not shy. Do not run away from learning. Keep learning. Keep shining. Thank you so much. Jai Hind. Jai Bharat.